क्लास 9 में चैप्टर फर्स्ट आसपास के पदार्थ के कुछ शेष भाग को बताएंगे, जो कि इसके पहले वीडियो में हमने इसके कुछ पदार्थ की अवस्थाएं और उसके गुणधर्म के बारे में बताया था। आज हम इसमें देखेंगे कि जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो तापमान परिवर्तन के प्रभाव और दाब के आधार पर कैसे परिवर्तित होती हैं। तो हम बात करते हैं तापमान के प्रभाव की। तापमान के प्रभाव, तापमान के प्रभाव से क्या होता है परिवर्तन, जिसमें पहला है गलनांक। गलनांक बिंदु। तो गलनांक बिंदु क्या होता है बच्चों? गलनांक बिंदु वह किसी ठोस का वह तापमान, किसी ठोस का वह तापमान जिससे वह अपनी अवस्था को बदल करके द्रव अवस्था में आ जाता है, यानी कि वह तापमान जिसमें ठोस अपनी अवस्था बदलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो वो क्या कहलाता है? गलनांक। गलनांक का शाब्दिक अर्थ भी होता है क्या? गलना अर्थात पिघलना। गलना अर्थात पिघलना। तो इसके शाब्दिक अर्थ से हम ये समझ लेंगे कि कोई वस्तु क्या हो रही है? गल रही है अर्थात पिघल रही है। तो ऐसा तापमान जिससे वो ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक। तो गलनांक की, जैसे कि गलनांक का उदाहरण क्या है? जैसे कि बर्फ का एक टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा, इसे हम ऐसा तापमान देते हैं जिससे यह क्या होता है? पिघलने लगता है। तो वही तापमान क्या होता है? गलनांक बिंदु होता है, यानी कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ऐसा फिक्स टेम्परेचर होता है जिस पर वो क्या होता है? अपनी अवस्था को बदलने लगता है। अब इसमें वह गलता कैसे है, यानी इसमें क्या होती है? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, जिसके कारण वह अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो संगलन की गुप्त ऊष्मा हम कहते हैं, यानी कि कोई ठोस, यानी 1 kg, उसकी क्वांटिटी निश्चित होती है, उसकी क्वांटिटी निश्चित होती है, जिससे वह उसकी अवस्था को क्या करता है? बदलता है। उसकी अवस्था को बदलता है, यानी कि 1 kg ऐसा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दाब, जिसमें 1 kg ठोस क्या होता है? 1 kg
1 किलोग्राम ठोस, 1 किलोग्राम ठोस उसके गलनांक द्रव में, यानी 1 किलोग्राम को गलने के लिए जितनी ऊष्मा, जो ऊर्जा ऊष्मा लगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को हम लोग कैसे समझते हैं, जैसे कि एक बर्नर हो गया जिसमें हम क्या करते हैं, कोई सॉलिड रखते हैं, यानी कि हम सॉलिड रख दिए और इसको हीट दे रहे हैं, ये हीट दे रहे हैं इसको जब हम हीट देंगे तो इसके जो पदार्थ हैं, इसके जो पार्टिकल हैं, कण हैं, उनमें क्या होगी, जो पार्टिकल हैं वो गतिमान होंगे। जब वह गतिमान होते हैं तो अपनी अवस्था को बदल देते हैं, यानी उनमें क्या हो जाती है, जब किसी भी पार्टिकल को एनर्जी दी जाती है, हीट दी जाती है, तो वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा उनमें आ जाती है और वो मूवमेंट करने लगते हैं, इधर उधर गतिमान होने लगते हैं, जिससे वह अपनी अवस्था को बदलते हैं। तो इन ठोसों में वह एक ऐसी अवस्था होती है जो एक निश्चित क्वांटिटी, यानी 1 केजी ठोस को गलने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा ऊष्मा होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। यानी कि हमने हीट दिया तो हीट से जो सॉलिड के पार्टिकल थे उनमें क्या आया, काइनेटिक एनर्जी आई, जिससे वो क्या हुए, उनमें मूवमेंट हुआ, वो गतिमान हुए, और जैसे गतिमान होंगे तो उन पार्टिकल के बीच में वाइब्रेशन होगा और वो अपनी अवस्था को बदलना स्टार्ट कर देगा, यानी कि वो ठोस से अपनी अवस्था को बदलने लगेगा। तो उसमें जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। बात करते हैं इसी में क्वथनांक की। तो क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक वह द्रव का वह तापमान, द्रव का वह तापमान जिसमें वह गैसीय अवस्था में बदलने लगता है, गैसीय अवस्था में बदलने लगता है, यानी कि वो अपनी अवस्था को बदलता है, यानी द्रव से वो गैस में परिवर्तित होने लगता है। तो उस पॉइंट को, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक बिंदु बोलते हैं। जैसे इसका भी उदाहरण सेम है, यानी किसी भी बर्नर में हम क्या करें, उसको हीट देते हैं, इनमें लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम हीट देंगे तो जो द्रव के अणु हैं उनके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। तो वो क्या करते हैं, जब उनको हीट दी जाती है तो उसके पार्टिकल में भी काइनेटिक एनर्जी आती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी आती है अर्थात गतिज ऊर्जा आती है, तो वो क्या करते हैं,
मूवमेंट करने लगते हैं और वो अपनी अवस्था को द्रव से गैसीय अवस्था में बदल देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक बिंदु बोलते हैं। अब इसमें ये कैसे, किस ऊष्मा के कारण ये क्या करता है? अपनी अवस्था को बदल देता है, यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा इसमें होती है, गुप्त ऊष्मा, जो कि उन पार्टिकल के बीच में होती है, उन पार्टिकल में अवस्था परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई जाती है। जैसे कि इसमें टेम्परेचर दिया गया, हीट दिया गया, तो वो द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हुए, लेकिन उनके वाष्पीकरण में क्या हुआ कि एक गुप्त ऊष्मा लगी, यानी कि ऐसा वायुमंडलीय दाब जिसमें 1 kg द्रव, 1 kg द्रव क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उसका जो परिवर्तन किया गया है उसको एक फिक्स क्वांटिटी में किया गया है, यानी 1 kg 1 किलो जो ठोस है उसको 1 kg द्रव को उस क्वथनांक में बदलने पर जिस ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। अब इसमें ताप परिवर्तन का तीसरा पॉइंट आता है। ताप परिवर्तन का तीसरा पॉइंट आता है, वो है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन 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 क्या होता है? पदार्थ द्रव अवस्था में बिना परिवर्तन हुए सीधे गैस में यदि बदल जाता है, यानी कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए गैसीय अवस्था में, यानी गैसीय अवस्था में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोला जाता है क्या? ऊर्ध्वपातन। उसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। यानी पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कि इसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए क्या हो जाते हैं? गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इसमें कुछ गैसेस भी होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ही गैसीय अवस्था में बदल जाती हैं, यानी वो किस में होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं। किस अवस्था में होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं, और वो ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाती हैं। इसका जैसे उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई सूखी गैस, उसको क्या बोलते हैं? उसको ठोस बोला जाता है। जो CO2 होती है वो किस फॉर्म में होती है? ठोस फॉर्म में होती है, सॉलिड में होती है, और ये सॉलिड से डायरेक्ट इसमें बदल जाती है, गैसीय अवस्था में बदल जाती है। तो उस अवस्था परिवर्तन को क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। अब इसमें
जैसे कि इसका जो उदाहरण है वो अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, द्रव उसको हीट देते हैं तो क्या हो जाती है, वो ठोस में परिवर्तित हो जाती है, ठोस से इसमें परिवर्तित हो जाती है, गैसीय अवस्था में बदल जाती है। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे कि कपूर होता है। क्या होता है? कपूर। कपूर ठोस अवस्था में होता है और जैसे ही कपूर को हवा में लाते हैं, यानी एयर में वो आता है, तो वो क्या होता है, अपनी अवस्था को परिवर्तित कर देता है और वो किसमें बदल जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इसका एक उदाहरण नेप्थालीन की गोलियां, नेप्थालीन की जो गोलियां होती हैं, हम लोग इसको, ये सफेद कलर की होती हैं और इनका उपयोग हम लोग कपड़े को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। जैसे कि कपड़े में कीड़े वगैरह, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं जिससे हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, तो हम नेप्थालीन की गोली, नेप्थालीन की जो गोलियां होती हैं वो ठोस फॉर्म में होती हैं, सफेद होती हैं और उनको हम कपड़े के बीच में रख देते हैं तो वो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए गैसीय अवस्था में बदल जाती हैं। यदि द्रव अवस्था में परिवर्तित होती तो हमारे कपड़े गीले हो जाते। तो उनमें क्या होता है, यही ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण की क्रिया करते हैं। यही इस तरह की एक क्रिया निक्षेपण भी होती है जो सीधे क्या होते हैं, ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, निक्षेपण। यानी कि जो नेप्थालीन की गोलियां होती हैं वो ठोस से सीधे किसमें बदल जाती हैं, गैस में बदल जाती हैं और इसका ये उदाहरण है। यानी कि कपूर और नेप्थालीन की जो गोलियां होती हैं वो किससे बदलती हैं, ठोस से सीधे गैस में बदलने की क्रिया को क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। यानी जो ठोस से गैस में बदल जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अब इसमें आता है दाब में परिवर्तन। तो दाब में परिवर्तन के, अब तापमान के परिवर्तन के प्रभाव से पदार्थ में कुछ परिवर्तन हुए। अब कुछ परिवर्तन होते हैं दाब के प्रभाव से। दाब के प्रभाव से क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उससे पहले हम लोग एक ग्राफ बना करके इसको समझ लेंगे, तापमान के परिवर्तन को। जैसे ये द्रव है, ये क्या है, ठोस है, फिर इधर क्या है, गैस है। ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। यानी द्रव से जब वो गैस में बदलता है, जब वह द्रव से गैस में बदलता है तो इसकी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। अब यह गैस से, जब गैस से किसमें परिवर्तित होता है, ठोस में। गैस से ठोस में परिवर्तित होता है तो इसको क्या बोलते हैं,
निक्षेपण बोलते हैं। यानी वो गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। और जब ठोस से इसमें बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, तो उस परिवर्तन को क्या बोला जाता है, संगलन। अब यदि द्रव से वो ठोस में बदल गया, द्रव से पहले द्रव था, द्रव से ठोस में बदल गया तो वह जम गया, यानी जमना, उसी को बोला जाता है जमना, इंग्लिश में फ्रीजिंग। तो द्रव से ठोस में बदला तो जम गया यानी जमना हो गया। अब ठोस से गैस में, तो ठोस से गैस में हमने बताया कि जो अभी हमने बताया कि ठोस से द्रव में जो परिवर्तित होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन। यानी ठोस से गैस में वो परिवर्तित हो गया तो वो ऊर्ध्वपातन हो गया, और गैस से द्रव में बदल गया, गैस से द्रव में बदल गया तो उसको क्या बोल देंगे बच्चों, संघनन। उसको कौन सी क्रिया बोलेंगे, संघनन। तो ये इस ग्राफ के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि पदार्थ की जो तापमान के प्रभाव से अवस्थाओं में परिवर्तन होता है उसको हम इस तरह से देख सकते हैं। द्रव से वो गैस में बदला तो वाष्पीकरण की क्रिया हुई, और गैस से ठोस में बदला तो निक्षेपण की क्रिया हुई, ठोस से द्रव में बदल गया तो संगलन की प्रक्रिया हुई, उसके बाद द्रव से ठोस में बदला तो जमना, ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन, गैस से द्रव में बदलना संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से हम तापमान के परिवर्तन प्रभाव को समझ लिए कि हम तापमान के परिवर्तन में प्रभाव से पदार्थ में कौन कौन सी अवस्था में परिवर्तन होता है, वाष्पीकरण, निक्षेपण, संगलन, जमना, संघनन, ऊर्ध्वपातन, ऐसी क्रियाएं तापमान में परिवर्तन के प्रभाव से होती हैं। अब कुछ परिवर्तन दाब के प्रभाव से होता है। किसके प्रभाव से होता है, दाब में परिवर्तन के प्रभाव से पदार्थों में परिवर्तन होता है। तो दाब में परिवर्तन के प्रभाव, दाब में परिवर्तन के प्रभाव, दाब में परिवर्तन के प्रभाव क्या होते हैं, तो दाब में परिवर्तन के प्रभाव को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेंडर में हम गैस को लेकर के करते हैं, यानी कि जो सिलेंडर में ये गैस होती है इसको हम दबाते हैं यानी संपीड़ित करते हैं, तो ये क्या हो जाती है, अपनी अवस्था को बदल देती है, अपनी अवस्था को बदल देती है। ये गैस है, ये क्या है, सिलेंडर है। अब इनमें तापमान घटाने पर गैस को संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम। ये गैस है, गैस के पार्टिकल हमें पता है कि वो दूर दूर होते हैं। जब उसे संपीड़ित किया जाएगा यानी कंप्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा, तो वो क्या होंगे, अणु एकदम पास पास आएंगे। तो जब अणु पास पास आएंगे उनके बीच की दूरी कम हो जाएगी, तो गैस क्या होगी, द्रव अवस्था में बदल जाएगी। गैस किस अवस्था में बदल जाएगी, द्रव अवस्था में बदल जाएगी। और दाब बढ़ने पर उसके कण एकदम नजदीक आ जाते हैं। दाब घटने पर
क्या होते हैं, कण दूर चले जाते हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं, जो एलपीजी का सिलेंडर होता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको हम घरेलू गैस बोलते हैं, यानी घरेलू उपयोग हेतु, घरेलू उपयोग हेतु इस गैस को हम लोग यूज करते हैं, एलपीजी को। तो इसको हम देखते हैं कि इसके सिलेंडर को जब हम लाते हैं तो वो हिलाने पर लिक्विड जैसा उसमें समझ में आता है, फील होता है। तो वो क्यों फील होता है? क्योंकि गैस को अधिक संपीड़ित किया गया है, उसके दाब को बढ़ाया गया है, और जब दाब को बढ़ाते हैं तो उसके कणों, उसके जो अणु होते हैं वो पास पास आ गए और वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गए, इसलिए गैस वो लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में हो जाती है। जैसे कि एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया। सीएनजी का यूज हम लोग मोटर व्हीकल्स में करते हैं, जो क्या करती है, प्रदूषण युक्त होती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। तो बड़े बड़े महानगरों में जो व्हीकल्स होते हैं उसमें सीएनजी यूज की जाती है, और वहां जो पॉल्यूटेड व्हीकल्स होते हैं, प्रदूषित वाहन होते हैं, उनको वहां वर्जित होता है। तो ये था दाब में परिवर्तन के प्रभाव, यानी दाब में हम परिवर्तन के प्रभाव से भी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं, यानी गैस से द्रव अवस्था में बदल दिया तो वो परिवर्तित हुआ, अपनी अवस्था को बदला, यानी दाब के प्रभाव से भी पदार्थों में परिवर्तन होता है। अब जो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया होती है। जो द्रव पदार्थ सतह के कणों पर क्या होते हैं, तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। जब इनमें टेम्परेचर दिया जाता है तो ये किस में बदलने लगते हैं, गैस में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं, और वाष्पीकरण सतह के आधार पर ज्यादा होता है। मतलब कि जो वाष्पीकरण होता है वो सतह में परिवर्तन, यानी सतह के आधार पर होता है। जो सतह होती है, सतह के आधार पर कैसे, जैसे हम लोग किसी प्लेट में पानी को गर्म करें, यानी उसमें टेम्परेचर दें, ये प्लेट है, इसमें हम लोग यदि पानी को लेते हैं और एक ग्लास में पानी को लेते हैं, तो ये जो वाष्पीकरण इसमें जो प्लेट में होगा, इसमें तेज वाष्पीकरण होगा, इसमें होगा तेज प्लेट में, और ग्लास में वाष्पीकरण कम होता है, यानी सतह के आधार पर। यानी कि यदि सतह हमारी बड़ी है तो वो क्या होगा, जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा, जल्दी अवस्था को परिवर्तित कर लेगा। यानी यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों को किसमें, वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं: सतह का क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति। तो सतह का क्षेत्रफल का एग्जांपल हम लोग देख लिए कि ये सतह से कैसे प्रभावित हो सकते हैं, यानी सतह में परिवर्तन कर दें तो ये वाष्पीकरण इससे प्रभावित होगा। तापमान के परिवर्तन में भी वाष्पीकरण क्या होता है, आधारित होता है। यानी कि गर्मियों के समय तापमान ज्यादा होता है तो वाष्पीकरण बहुत जल्दी हो जाता है,
उसी के अपेक्षा बरसात के समय में क्या होता है, वाष्पीकरण कम होता है, यानी कि आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी, जो एनवायरनमेंट होता है उसमें वाष्प की यानी कि पानी की अधिकता पहले से होती है, जिससे कि वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है। और वायु की गति यानी हवाओं का भी वाष्पीकरण में योगदान होता है, ये भी प्रभावित करने वाले कारकों में होता है, क्योंकि गर्मियों के समय जब ज्यादा हवाएं चलती हैं तो उससे, यानी कि इसका उदाहरण हम लोग कपड़ों से भी ले सकते हैं, यानी जब हवा तेज चलती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि पानी का वाष्प, जो वाष्प है हमारे द्रव होते हैं कपड़े में, वो किस में बदल जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, यानी कपड़े हमारे सूख जाते हैं। अब वाष्पीकरण से शीतलता का इसी तरह उदाहरण होता है, यानी कि वाष्पीकरण के जो वातावरण में जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं, तापमान को अवशोषित कर लेते हैं और ठंडा कर देते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल को हम लोग हथेली पर रखते हैं तो वो हमें ठंडा लगता है। सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर को हम लोग जब मारते हैं अपने हथेली पर तो वो ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लगता है? क्योंकि वो हमारे जो हथेली का टेम्परेचर है उसको अवशोषित कर लेता है, इसलिए उसमें शीतलता होती है। तो ये सारे उदाहरण वाष्पीकरण के होते हैं। हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन दाब एवं ताप के आधार पर पढ़ लिए। अब इससे कुछ अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की जो सामान्य अवस्थाएं होती हैं बच्चों, उसमें 5 अवस्थाएं मानी गई हैं। 5 अवस्थाएं मानी गई, यानी ठोस, द्रव और गैस के अलावा 2 अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनको हम पदार्थों की अवस्थाओं में नहीं पढ़ते हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो है प्लाज्मा और एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा द्रव्य की ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था के अतिरिक्त एक अन्य अवस्था होती है। इस अवस्था में द्रव्य के परमाणु उच्च ताप पर आयनित हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं, जिससे द्रव्य क्या होता है, जिस अवस्था में बदलता है वही अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा की अवस्था होती है, उसी को प्लाज्मा बोलते हैं। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने सन 1920 में पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। इन गणनाओं में अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की थी और उन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी शुरुआत की थी, इसलिए इनको और आइंस्टीन, यानी बोस और आइंस्टीन दोनों ने डिस्कशन किया था। तो इस अवस्था को दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर रख दिया गया था, यानी बोस और आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 2 अवस्थाएं होती हैं, इनको याद रखेंगे, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं होती है। जो हमें पदार्थ की अवस्थाओं का अध्ययन करना होता है वो 3 ही अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उनको सॉल्व कर लेंगे। और लास्ट में एक तापमान में परिवर्तन का क्या होता है, एक फार्मूला होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू K माइनस 273। ये क्या होता है कि टेम्परेचर को चेंज करने का एक फार्मूला होता है, जिससे डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से
केल्विन से सेल्सियस में बदल सकते हैं। कैसे? जैसे कि 0 केल्विन को हमें बदलना है किसमें? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो हम क्या करेंगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पास 0 पुट करेंगे 273, यानी डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू क्या गई? -273। अब यही यदि होता सेकंड में, जैसे हम मान लें 10 केल्विन, तो 10 केल्विन को हमें डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड के की जगह कितना है? 10 के है, तो यहाँ क्या रख देंगे? 10 - 273, यानी 10 इससे माइनस हो जाएगा, तो ये निगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि जो 273 है वो नेगेटिव नंबर है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 263 माइनस। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में। तो हम लोग आज इस वीडियो में पदार्थ की कुछ अवस्थाओं के बारे में और उनसे संबंधित जो टॉपिक बचे हुए थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम इनसे संबंधित क्वेश्चन जो भी हैं वो आप लोग बुक से देख लेंगे, पढ़ लेंगे और सारे क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है?